स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार दिल्ली पुलिस के सिलेक्टेड सवालों का सलूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। देखिएगा, YouTube पे हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो देने वाला हूँ वो ये है कि दिल्ली पुलिस के कुछ सिलेक्टेड सम्स हैं, कुछ सिलेक्टेड सवाल हैं, उनका हल आप लोगों को दिया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिएगा, बिना देरी किए सवालों पे चलते हैं अपने। देखिएगा भाइयों, ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ सवाल जो आपके सामने हैं, इनका सलूशन आपको प्रोवाइड करवाता हूं मैं। देखिएगा कैसे। चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्या कहता है, कहते हैं कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। कहते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:8 है। क्लियर है? थोड़ा साइज कम कर लेते हैं भाई। चलिएगा, 5:8 है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, इसमें से 15 घटा दिया, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी में दिक्कत ना आए। पहली इस संख्या में से 15 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में से 18 जोड़ दिया जाता है, इसमें 18 जोड़ दिया जाता है भाई, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। देखिएगा, तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:3 में बदल जाता है ये। ठीक है, चलिएगा, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर लेते हैं ग्रीन। इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। 15×3 45 आ जाएगा यहाँ पे, वो भी माइनस का, और 18 एज इट इज प्लस ही रहेगा। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो देख लीजिएगा कि ये जुड़ जाएंगे। 8 और 5 13 और 5 और 1 6 63 हो जाएगा भाई। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इनका डिफरेंस है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे, अब जो रेशोज है, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं फिर से, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, कितना? 3×5 हो जाएगा यहाँ पे। कलर फिर दूसरा चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे आपको विजिबिलिटी में ताकि दिक्कत ना आए। तो 3×5 और 8×1 तो दोनों का जो 8 डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गए, 7 बचे। तो 7 आइडेंटिकल किसके होगा? 63 के। तो 7×1 और 7×9 63। अब इस 9 का क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? तो 5 और 8 का अंतर कितना होगा? 3। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। मुझे लगता है कि ये सवाल में ज़्यादा गिचपिच हो गया, आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो दोबारा करके बता देता हूँ। होगा ऐसे ही, बदलाव कोई नहीं होगा, सवाल को हल ऐसे ही किया जाएगा। बस मैं थोड़ा और ओपनली आपको बता देता हूँ। देखिएगा, कहते हैं कि एक संख्या है आपके पास 5 और दूसरी संख्या है आपके पास 8, मतलब इनका अनुपात। यदि पहली संख्या में 15 घटा दिया जाए तो 15 को घटाया गया इसमें से और इसमें 18 को जोड़ दिया गया, तो इनका अनुपात जो बदल जाता है वो ये हो जाता है 1:3 में बदल जाता है ये। ठीक है, 1:3 में इनका रेशो बदल जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है।
अब कहानी आगे की शुरू होती है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी। पहले तो इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप। 3 पंजे 15 × 45, तो 45 हो गया ना। तो यहाँ पे आ गया 45, वो भी माइनस का लिखें आप। यहाँ पे माइनस के 45 आ गए मेरे भाई। उसके बाद 18 एकम 18, तो ये एज इट इज रहेगा प्लस के। तो जब -45 और +18 का अंतर निकालेंगे, अंतर डिफरेंस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ते कैसे हैं ये भी मुझे आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। देखिएगा, आपके पास जब नंबर लाइन होती है तो यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3। तो देखो -3 से लेकर के और +3, एक -3 है और एक +3 है, तो इनका जब डिफरेंस लेंगे आप तो 6 आ जाएगा, जुड़ जाएंगे ये। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब 3 और 3 6। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसीलिए डिफरेंस जुड़ जाता है जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है और डिफरेंस की बात होती है। तो इनका जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, इसका और इसका डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, वो हो जाएगा 63। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात आती है दोबारा से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई इसका और इसका करो अब ऊपर वाले से। तो 3 पंजे 15 और 8 एकम 8, तो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, और ये आइडेंटिकल होगा 63 के। 7 9 63। अब इस 9 की गुना हो जाएगी। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा, यही तो पूछा। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा, तो 5 और 8 का अंतर कितना है, संख्याएं तो यही है ना आपके पास, 5 और 8। 5 और 8 का अंतर 3 है, तो 9 में 3 की गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा मेरे भाई, जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने बताया था कि सिलेक्टेड सवाल लिए हैं मैंने दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस उसमें आए हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, चलिएगा कलर ले लेते हैं, कोई फंकी सा कलर लेता हूँ। फंकी कलर ये ले लेते हैं। क्या कहता है मेरे भाई कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कि अन्य रेलगाड़ी वाई को पूरी तरह से पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ओके, रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दोगुनी है। देख लीजिएगा ये बाद की बातें हैं, कौन किसका दुगना है। लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये ट्रेन x है, ये ट्रेन y है। इसकी स्पीड कितनी है आपकी 58 है और इसकी स्पीड कितनी है 50 है। तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड ये होती है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे भाई, दोनों की स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये बात आपकी समझ आ गई। अब मैं डायरेक्ट इस सवाल को करूँगा, देखना सॉल्यूशन देखना आप लोग। कहता है कि पहली चाल ये है, दूसरी की चाल ये है और एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूरी बराबर, अब आप सोचना कि दूरी क्यों निकाल रहा हूँ मैं, दूरी बराबर चाल गुना समय s गुना t। तो चाल कितनी है भाई 50 और 58 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और इसको मीटर में बदलो 5/18। और फिर कहता है समय कितना है 16 सेकंड में पार करती है। ये 108 क्यों लिया मैंने कि 50 और 58 को मैंने ऐड क्यों किया भाई, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। ये रिलेटिव स्पीड है, अभी तो मैंने बताया। तो दो ट्रेनें जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनके रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 18 छिका 102, तो 6 पंजे 30 यानी कि 16 3 48, 480 मीटर आ गया भाई। अब ये 480 मीटर क्या है, ये एक्स और वाई दोनों की लंबाई का योग है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये एक्स और वाई दोनों लंबाइयों का योग है, एक्स का भी और वाई का भी। मतलब एक्स ट्रेन है एक और एक वाई ट्रेन है, उनकी लंबाइयों का ये योग है 480 मीटर। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा
अब क्या कहता है, रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई से 2 गुनी है, मतलब उनके बीच जो अनुपात है वो 2:1 का है। तो इसको 2:1 के अनुपात में बांट देंगे 480 को। बांटो भाई। अब इसमें x और y का भी ध्यान रखना है। रेलगाड़ी y की लंबाई यानी कि y की लंबाई x की लंबाई से 2 गुनी है। ये x है तो x की 1 होगी, y की 2 होगी, तो 2:1 ऐसे इसमें बांटना है। तो 48 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 दूनी 32 यानी कि 1 आ जाएगा 320। 1 आ जाएगा मेरे भाई 320। ये आ गया 320 और ये आ जाएगा 160। यही तो आएंगे। तो x 160 मीटर लंबी है और y 320 मीटर लंबी है। यहाँ लिख लेंगे हम कि x की लंबाई कितनी है। x की लंबाई हो गई 160 और y की लंबाई हो गई 320। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या कहता है कि रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो अब फिर हम दूरी बराबर चाल गुना समय लगाएंगे। चाल गुना समय पुल के केस में। और चाल कितनी है मेरे भाई, y की चाल कितनी थी, 50 थी। और 50 को 5/18 से गुना कर लो, और फिर इसमें समय कितना 54 सेकंड, यानी कि 18 × 54। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 × 5 = 15 × 5 = 75, यानी कि 750 मीटर। ये पता है कि इसका रिलेटिव स्पीड अगर यूज करेंगे तो आपको जॉइंट वैल्यू देगा। ये ध्यान रखना आप। रिलेटिव स्पीड हमने यूज करी है यहाँ पे पुल क्रॉस करने के केस में, वाई के केस में। तो ये ट्रेन और प्लस पुल की लंबाई है ब्रिज की। ठीक है, इसमें से 750 में से क्या घटा देंगे हम, 320 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 0। और 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, 3 बचे, और यहाँ बचेगा आपका 430 मीटर। ये लंबाई है हमारी किसकी, पुल की लंबाई। ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ये आपके समझने का फेर है बस। 2 ही तो सोल्यूशन किए मैंने, ऊपर और नीचे तो x और y की वैल्यू तो रख रखी है मैंने। चलिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे भाई। ये आपका नेक्स्ट सवाल आ गया। ये लीजिए आपका सवाल। देखिएगा, यहाँ सवालों का कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, पहला दूसरा पांचवा छठा इस तरह से मिलेंगे। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि सवालों को मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। जो एग्ज़ाम में थोड़े ठीक ठाक सवाल थे उनको मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है। देखिएगा, कहता है किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना होगा। देखिएगा, करते हैं इसको। किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होता है 2πRh। और आप इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने आपको, 1144। तो 2 × 22/7 और गुना r आपके पास नहीं है, r निकालनी है। h कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 रख लीजिएगा, और ये 1144 आ गया आपके पास। इसको काट दो भाई 7 से, सुनो इसको काटेंगे रेड कलर से, 7 दूनी 14, और फिर 11 से 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, ये आ जाएगा भाई। उसके बाद 4, 2 दूनी 4 हो गया ना, तो 4 दूनी 8 और 4 छकी 24, और 2 से इसे काटेंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब r आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन पूछा है इसने, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका, बेलन का आयतन होता है πr²h।
आर आपके पास आएगी, यानी कि 22/7 और गुना आर कितना है 13 गुना 13 और गुना 14, क्योंकि h 14 है तो 7 दूनी 14। अब अगर यूनिट डिजिट भी निकाले तो ये दो आंसर आते हैं आपके, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आएगा। डिजिट सम से देख लेना, डिजिट सम से चेक कर लीजिएगा, देखिएगा आपके सामने ही करूँगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 और 1 4, ये भी 4 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 2 चौक 8 और 2 छिकी 12, यानी कि 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि 2 यूनिट डिजिट। डिजिट सम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। 6 और 3 9, 6 और 3 9 9 18, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि 7 और 4 11 और 3 14, 14 और 6 20, यानी कि 2। तो यूनिट डिजिट 2, डिजिट सम कितना आया 2 आया, यानी कि 74 36 इसका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डिजिट सम लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये क्या कर दिया यहाँ पे जादू सा, तो देखिएगा इसको समझाता हूँ मेरे भाई मैं आपको, देखिएगा। देखो ये जो 22 है 22, इसको इसके अंकों को जोड़ दो, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। मैं कलर दूसरा यूज़ करता हूँ, इसमें कलर ले लेते हैं ये वाला। 2 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। ये 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सभी का हो रहा है ना। और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और फिर ये 2 हो गया। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 चौका 64, 64 की 2 में गुना करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छिकी 12 128। अब इनके अंकों को फिर से जोड़ दो, 1 और 2 3 और 8 11, यानी कि 11 11 आ गया ना। 11 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे 1 और 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पूरे की मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ds कितना आ गया 2 आ गया। अब आपके ऑप्शन क्या है डिजिट, यूनिट डिजिट से मैंने चेक किया था, यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 8 दूनी 16, यानी कि डिजिट यूनिट डिजिट 6 आता है। तो यूनिट डिजिट 6 वाले दो ही ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। इसके डिजिट सम भी निकाल लो। अब 6 और 3 9 और 6 और 3 9, ये तो हो नहीं सकता आंसर। तो 7 और 4 11 और 3 14 और 6 20, 20 यानी कि 2 + 0 कितना आ जाएगा 2 + 0 मतलब 2। तो इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई ये है आपका, औसत का बहुत अच्छा खासा सवाल दिया हुआ था पेपर में। ये दिल्ली पुलिस के पेपर में आए हुए सवाल है, आंसर की से मैंने सवाल उठाए हुए हैं। ये देखिएगा, इस सवाल का सलूशन कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 15 संख्याएं थी, 15 में से एक संख्या निकल जाएगी तो संख्या तो 14 ही बचेगी। तो कहता है कि 14 संख्याओं का औसत बताओ, ओनली 14 संख्याओं का। इसमें से 9वीं संख्या जितनी भी होगी उसको निकाल दो। अब 9वीं संख्या हमें पता नहीं है कितनी है, तो उसे निकालेंगे। देखिएगा इनके दिए हुए डाटा से हम 9वीं संख्या निकालेंगे। देखिएगा कैसे। 15 संख्याओं का औसत कितना है भाई 23.4 है, और इसका योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, योग यहाँ लिखूंगा मैं। तो 15 की 23.4 में अगर गुना करेंगे तो 15 चौके 60 हासिल 6, और 15 थी 45 और 6 51 हासिल 5, 15 30 और 5 35, यानी कि 351 आ जाएगा। कोई जीरो और पॉइंट वॉइंट नहीं लगेगा, 351.0 मान लो आप, ये योग आ जाएगा। अब क्या कहता है, इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत कितना है भाई 25, तो 25 निमा 225, और 7 संख्याओं का औसत कितना है 22.5, ये दिया है ना। इसका भी आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, 7 पंजे 35 हासिल 3, और ये यहाँ पे रखा जाएगा, 7 पंजे 35 हासिल 3, और 22 सत्ते 154, 157 हो गए। इन दोनों को जोड़ देंगे 0.5, 7 और 5 12 हासिल 1, 7 और 1 8 8 आ गया, और ये 382.5, यानी कि 16, 9 और 7 कितनी हो गई 16 अंक हो गए। तो 16 अंकों का औसत कितना हो गया मेरे भाई, योग कितना हो गया टोटल 382.5। क्यों,
क्योंकि 9 संख्याओं का औसत और 7 संख्याओं का औसत, और टोटल 9 और 7 कितनी होती है, 16 संख्याएं होती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि 9वीं संख्या का पता लग गया अब। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का, जस्ट ए मिनट, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 0.5 आ गया मेरे भाई, क्योंकि 382 में से 351 घटाएंगे ना, तो 2 में से 1 गया 1, नीचे से ऊपर को घटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, घटा दो भाई, इतना तो इंटेलिजेंस रहना चाहिए आपके अंदर। 2 में से 1 गया 1 बचा, 8 में से 5 गए 3 बचे, 31.5 आ गया भाई। ये 9वीं संख्या आ गई, 9वीं संख्या, 9वीं संख्या आ गई बच्चों ये। अब इस 9वीं संख्या को हम निकाल देंगे किस में से, 351.00 में से। तो देखिएगा 15 संख्याएं थी हमारे पास, ये रही, इनमें से अगर 9वीं संख्या निकाल दी जाए, कौन सी, ये वाली, तो इसके योग में से घटा देंगे इसको, तो हमारे पास 14 संख्याएं बच जाएंगी। यानी कि 351 माइनस 31.5, तो जो रिजल्ट आएगा वो 14 संख्याओं के लिए आएगा योग। तो योग कितना हो जाएगा ये, यानी कि 351.0 में से 31.5 घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5 और पॉइंट, और यहाँ 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 319 आ जाएगा, 319.5। तो 319.5 आ गया, ये 14 संख्याओं का योग है ये वाला। इसको डिवाइड कर दो 14 से, 14 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, और 11 में से 8 गए 3 बचे 39 हो गए, 14 दूनी फिर 28 चला दो, तो 22 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, आंसर तो हमें पता लग ही गया। और यानी कि 39 में से 14 दूनी 28, यानी कि 1 बचा और 1 बचा, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 23, यानी कि 14 8 112, यानी कि 0.8। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया 22.8 एग्जैक्टली आ गया आपका। तो ये आपका इस सवाल का सॉल्यूशन था। बहुत अच्छा औसत का सवाल इन्होंने दिया है। इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझ के कर लेना और सीख लेना। इस टाइप का सवाल एग्ज़ाम में ये नेक्स्ट टाइम भी रख सकते हैं। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझा दूँ ज़रा। देखिएगा, इसने कहा है कि पहली 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं ली इसने। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं का औसत इसने कुछ दिया आपको। फिर ये इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इधर से ये 9 संख्याएं। मतलब जो ये 9वीं संख्या है वो ये एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है, और 2 बार काउंट होने वाला कौन सा है, 13 1.5। इसी को मैंने सबस्ट्रैक्ट करके 14 पे इनका वो निकाल दिया औसत। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अभी एक और सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का सलूशन देखिएगा। क्या कहता है, कहते हैं कि किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। चुटकियों में आप इसे कर पाएंगे। चुटकियों में कहता है कि 32% की छूट, जब 32% की छूट दे दी तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा।
78 हो जाएगा ना, नहीं 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये 68 में 32 जोड़ेंगे ना तो 100 हो जाएगा। ठीक है 68। अब 20% की छूट दी तो एक 80 हो गया, और फिर दूसरे को 12% की छूट दी तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, इसकी भी इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। 88 64 हासिल 6, 88 64 और 6 कितने हो गए 70, 70.4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2.4, 2.4% डिफरेंस आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ही इस 36 डिफरेंस के आइडेंटिकल होगा। काट दो भाई, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये परसेंटेज हटेगा तो भी इधर चला जाएगा, परसेंटेज हटा तो इधर 2 जीरो आ जाएगी, क्योंकि नीचे बटे में 100 आएंगे तो ये इधर चले जाएंगे, सिंपल। या फिर आप लोग इसे इधर ही रख लो, कोई परेशानी ना हो आपको। ये कटा तो नीचे 100 आ गया, ये पॉइंट हटा तो नीचे फिर 10 आ गया। तो अब 24 से 36 काटो, यानी कि 6 चौक 24 और 6 छंग 36, और अब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये उधर चले जाएंगे, कितना आ जाएगा इधर 3000, 3000 को फिर 2 से काटो 1500 आ जाएगा भाई, 1500। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आंसर आ गया, बात खत्म हुई। चलिएगा सॉल्यूशन मिल गया आपको। इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको कहीं मिल नहीं पाएगा। जो जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ वो परफेक्ट है, इससे ज़्यादा अच्छे जुगाड़ आपको नहीं मिल पाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखो ये सवाल एक तो बच्चों को समझ नहीं आया होगा, बच्चों को समझ नहीं आया होगा, डेफिनेटली नहीं आया होगा, जब एग्जाम में आया होगा ये सवाल। देखिएगा जब भी आपसे समतुल्य प्रभावी दर पूछे, समतुल्य प्रभावी दर, इसका सॉल्यूशन देख लो भाई। जब भी आपसे समतुल्य प्रभावी दर पूछे, समतुल्य दर, समतुल्य दर इक्विवेलेंट रेट, अगर आपसे ये पूछता है तो आपको यही तरीका अपनाना है, समझ जाना कि आपसे क्या पूछ रहा है। देखिएगा आपको 12% की दर दी है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, इतना आसान भी नहीं है, मैं आपको बता दूं इतना आसान भी नहीं है। देखिएगा 12% की आपको दर दी है, अगर इसको त्रैमासिक लेते हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3% की दर आ जाएगी। इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं, 3% की दर आ जाएगी बच्चों। तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता है a + b + AB/100, ये फॉर्मूला लगा दो। देखिएगा 3% की दर आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 3% की दर में 3 + 3 और +3 × 9/100 कितना आ जाएगा बच्चों, 6.09 आ गया। अब इसमें फिर से यही फॉर्मूला लगाना इस वाले में। अब इसमें ये फॉर्मूला अगर दोबारा आपको लगाना है तो उसका जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट आंसर मिल पाएगा, क्योंकि इतने बड़े में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे दिक्कत आएगी आपको। ये 6 उठा लो आप इसका पहले, 6 + 6 और +6 × 6/100 कितना आ गया भाई, 12.36। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद इसका ये 9 उठा लो भाई, 9 और +9, और अगर आप 9 × 9 करोगे ना तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये 2 डिजिट और भी 2
4 डिजिट तक का मतलब यहाँ लिखा जाएगा ये, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो 9 कितना हो गया 18। ठीक है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है क्योंकि पॉइंट के राइट साइड का पार्ट लिया आपने, ये आपका पॉइंट वाला वैल्यू है, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। जब पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है तो पॉइंट के बाद ही तो रखा जाएगा। तो 9 कितने हो गए 18 हो गए, बस इसी को ले लो आप, 18 को इसमें जोड़ दो, 18 को आप इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 12.8 6 14 4 और 1 5, 12.54 आ गया, लगभग 12.55 के। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, इससे अच्छा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। ये आपका नेक्स्ट सवाल है भाई, ये एक और नया सवाल है आपके पास। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया, जिनमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी है? क्या दिक्कत है इसमें, कर देते हैं इसको। ये एलिगेशन का सवाल है आपका, एलिगेशन से आराम से हो जाएगा। अब एलिगेशन इसमें लगाना कैसे है वो देख लीजिएगा। एक राशि इसने दी है 10% पे, 10%, ओनली 10 लिखो। एक राशि दी है इसने 12% पे, और तीसरी राशि किस दर पे दी है वो दर निकालेंगे। देखना आप यहाँ पे कैसे निकालते हैं। निकालते ऐसे हैं कि जो ब्याज दिया है 11,640 और गुना 100 कर दो इसमें, क्योंकि दर निकाल रहे हैं ना हम, ऐसा ही गुना 100/PT, और P कितना है 50,000 है, और T कितना है 2 साल है। तो 3 जीरो तो ये हो गई मेरे भाई, जस्ट ए मिनट, 3 जीरो तो ये हो गई ना, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.64 आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे इसको, इस बॉक्स की जगह 11.64% की दर आई है ये। अब इसको एलिगेट कर दो, एलिगेशन लगा दो इसमें। 12 में से 11.64 गई तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 6 और 36 आ जाएगा 0.36, और रेशो आ जाएगा इसके साथ 11.64 में से अगर घटाएंगे 10 को तो ये 1.64 आ जाएगा, पॉइंट हट के 36 और 164 आ जाएगा। इनको काट लेंगे भाई, ये आ जाएगा 4 नम 36, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी कि 9:41 आ जाएगा। अब पूर्ण और द्वितीय भागों की राशि कितनी है, तो देखिएगा इन दोनों का योग कितना हो गया, 41 और 9 का 50 हो गया, और ये आइडेंटिकल किसके हो जाएगा 50,000 के हो जाएगा, जो इनिशियली दिया हुआ था आपको। कलर दूसरा ले लेते हैं भाई, कलर ये ले लेते हैं 50,000। तो 50,000 से काटेंगे तो 1,000 आ जाएगा। इस 1,000 की गुना किस में करेंगे, दोनों में कर देंगे इस रेशो में। क्या पूछा है, द्वितीय भागों की राशि कितनी थी, प्रथम और द्वितीय, यानी कि एक तो 9,000 थी और एक थी 41,000, 9,000 41,000, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, इस सवाल को देख लीजिएगा। इसको देखिएगा आप, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है विजिबिलिटी में, तो इस सवाल को करवाते हैं आपको। एडजस्टिंग में क्यों दिक्कत कर रहा है भाई, अब आया ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे देखिएगा,
और थोड़ा जूम कर लेते हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखने में लगता है बहुत इजी, सबको पता भी है कि ये हल हो जाएगा, सबको पता है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का सवाल दिया है आपको इसने। जो इसको पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो तो कर देंगे इसको 2 मिनट में या 1.5 मिनट में कर लेंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन जो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं इसको 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे करने में। चलिएगा अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। सॉल्यूशन देखिएगा इस सवाल का। क्या कहता है, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो इसे ढकने के लिए टाइल की आवश्यकता बता देते हैं कितनी होगी, 1435 और गुना 1155। ये तो आपको पता ही है, यानी कि गुणा करनी है हमें, ठीक है। अब इनकी गुना करनी है, तो जो पॉइंट दिया है पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, इनको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए 7 और गुना 5 और गुना 41, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसी तरह इसके फैक्टर भी करो। 7 से कट जाएगा या 5 से, 7 एकम 7, यानी कि 7 से कटेगा, 4 बचे, 7 छंग 42 और कितना 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, दोबारा काटो इसको, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। फिर इसको 7 से काटो, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और गुना 7। अब इसके फैक्टर मुझे समझ में आ गई, यानी कि 11 गुना 3 गुना 7 गुना 5, 11 गुना 3 गुना 7 गुना 5, ये फैक्टर आ गए। अभी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिएगा 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। फिर 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो गुना 5 का स्क्वायर हो गया। फिर अब आपके पास बचा 41 और गुना 11 और गुना बचा आपके पास 3। ये चीज़ें बच गई आपके पास। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, वो ये आपको आंसर देगा। तो 41, 11 और 33 की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनका डिजिट यूनिट डिजिट चेक कर लो, सिर्फ इन्हीं का। किनका भला? सिर्फ इनका मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ, जस्ट मिनट, सिर्फ इनका आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। 41 गुना 11 और गुना 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि जिसका डिजिट यूनिट डिजिट 3 होगा वही आंसर। तो यूनिट डिजिट इसका है 3, तो यही आंसर। आपका आंसर तो पता लग गया आपको। अब कन्फर्मेशन देता हूँ मैं आपको। कन्फर्मेशन कैसे देते हैं देखिएगा। 11 और 41 की गुना करेंगे, ये 41 हो गया और फिर ये 41 हो गया, यानी कि 1, 5 और 4, 451 आ गया। 451 में 3 की गुना कर दो, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1353। क्लियरली ऑप्शन नंबर 4 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये कोई जुगाड़ नहीं है। देखिएगा ये सॉल्यूशन है आपका। कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? कम से कम इतनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल को देखो आप, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपके सामने है।
कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। किसी व्यक्ति की आय जो होती है वो ये होती है भाई, खर्च और प्लस बचत, यही तो होती है। अब एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75%, मान लो उसकी मासिक आय 100 रुपये है, मासिक आय कितनी है 100 रुपये है, क्लियर। 75% उसने खर्च कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ 25% वो बचत करता है। यदि उसकी आय में 50% की, आय पहले 100 थी अब 50% की वृद्धि कर दी गई तो आय अब 150 हो जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आय 100 से 150 हो जाएगी और व्यय में 80% की वृद्धि, पहले 75 था तो 75 का 80% निकाल लो भाई, 8/10 निकाल लो तो 80% 8/100 निकाल लो, 25 थी 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 20 दिया 60, यानी कि 75 में अगर 60 बढ़ा दे तो 135 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो खर्च है वो 80% बढ़ा दिया, मतलब 75 का 80%, या फिर यूँ कह लो या तो 75 का 180% निकालोगे आप 135 आ जाएगा। देखो 75 का 180% निकाल लो आप तो 135 आएगा, या फिर यूँ कर लो कि 75 में 75 का 80% ऐड कर दो, 75 का 80% तो भी आपका 135 ही आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक बात बताओ, जब यहाँ पे 150 खर्च कर दिए, वो 150 आए थी अब दूसरे केस में, और 135 खर्च हो गए तो बचे कितने, बचे आपके पास 15। भाई 15 ही तो बचेंगे, इसे हटाओ यहाँ से, ब्लू से लिखेंगे तो बचेंगे आपके पास कितना, 15। 150 में से 135 गया, 15 बचे। तो आप ये देखो बचत में तो घटोतरी हुई है ना, तो कमी वाले ऑप्शन चूज कर लो। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो जिनमें कमी हुई है वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। अब दोनों में कितने का अंतर है, वही 10 का अंतर है। कितने पे, फर्स्ट वाले पे परसेंटेज निकाल दो 25 और 100 से गुना करो, प्रतिशत का साइन लगा दो, 25 चौका 100 यानी कि 40% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि पहले 25 थी और अब 15 है तो कमी नहीं हुई, देख नहीं रहे आप, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है अगले सवाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत इजी भी है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना, इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसका 2 तरीके बताऊंगा, इसके 2 मेथड। पहला मेथड, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। फर्स्ट मेथड, समूह के किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया व्यक्तियों के एक समूह ने। मान लो M और D ये है, तो व्यक्तियों का समूह कितना है X। 20 दिन में इसे कर रहे थे ये, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। ठीक है, यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा, यानी कि अन्य व्यक्ति कितने बचे, X में से अगर 5 आदमी चलेंगे तो X - 5 बचे। उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगाए इन्होंने, तो वही इनकी गुणा और इनकी गुणा और आपस में बटा कर दो। एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। M भाई इनका गुणा, जस्ट मिनट, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। M1D1 बराबर M2D2 आप जानते ही हैं, तो कर दो 20x, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। भाई इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20x,
इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24x और माइनस 120। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि 4x बराबर 120। 4 से 120 को काटेंगे, 30 आ गया, x बराबर 30। तो ऑप्शन नंबर आपका 4। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका भी समझ लो। ये अब दूसरा तरीका बताते हैं, सेकंड मेथड। देखिएगा m इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के, 1/d। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा अनुपात होता है m में और d में, उल्टा अनुपात। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो m है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के, आदमियों की संख्या दिनों की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनमें उल्टा अनुपात होता है। अगर ये बात आपको पता है तो आप सवाल कर पाएंगे। सेकंड मेथड देख लो भाई कैसे करते हैं। ये m और ये d, एक व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। ठीक है, उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्ति द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे। देखो भाई, आदमी कितने और दिन कितने। दिन पहले 20 और अब 24, तो 4 पंजे 20 और 4 छेकी 24। दिनों का जो अनुपात आया वो ये आया। लेकिन जो मैन का अनुपात होगा वो उल्टा होगा, 6:5 होगा। लेकिन इन दोनों का जो अंतर है, मैंस का 5 व्यक्ति है, क्योंकि 5 व्यक्ति गए थे ना निकल के, इनका डिफरेंस कितना है भाई 5। और ये डिफरेंस किसके आइडेंटिकल होगा, ये इनका डिफरेंस सॉरी कितना है 1, इनका डिफरेंस 1 है ना मेरे भाई। और ये डिफरेंस होगा इन निकले हुए 5 व्यक्तियों की। ये जो निकले हुए 5 व्यक्ति है ना इनके, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 ही आ जाएगा, तो 5 छंगे 30 आ जाएगा, यानी कि आदमियों की संख्या आ गई 30। ये है क्लियर भाई। ये मैंस का रेशो दिया ना, देखो ये एरो से मैंस शो हो रहा है ना, तो मैन वाले रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन आएंगे, टाइम वाले दिनों वाले रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन आएंगे। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और सवाल मैंने लिए भी है या नहीं, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही डाटा था, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप अपने नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।